सुप्रीम कोर्ट हैज ऑलवेज एक्टेड एज पीपल्स कोर्ट। ऐसा कहना था हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी का। अब आप देखिए, आज है 27 नवंबर, कल थी 26 नवंबर। अगर आपने अपने संविधान का प्रियम्बल पढ़ा है तो उसमें आप देख पाओगे कि बहुत सारी चीजें मेंशन है उसके अंदर कि हमारे क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या हम अपने सिटीजन्स को सिक्योर करना चाहते हैं। पर उसके साथ ही ना, एक यहाँ पर आपके प्रियम्बल के अंदर एक डेट मेंशन्ड है। यहाँ पर आप देख पाओगे, ये डेट यहाँ पे मेंशन्ड है क्या, इन अवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 ऑफ नवंबर 1949। आगे क्या लिखा हुआ है, डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनेक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। तो कहने का पॉइंट बेसिकली ये है ना कि 26 नवंबर को आपका कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और इनेक्ट हमें देखने को मिल जाता है। इसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस जनरेट करने के लिए 26 नवंबर को हर साल संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसको कुछ लोग लॉ डे भी बोलते हैं, ठीक है, तो परफेक्टली फाइन है वो चीज भी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंटर्स आपको पता होने चाहिए। 2015 में हमने इस डे को मनाना स्टार्ट किया था, उससे पहले ये नहीं था। बट कहीं ना कहीं हम इस दिन कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट करते हैं, ये बात आप सभी को पता होनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं फिर से 26 जनवरी को क्या हुआ था। अरे 26 जनवरी को ये चीज इन्फोर्स हुई थी। तो आपको अपने एग्जाम के अंदर बहुत ही केयरफुली देखना है कि वो क्या पूछ रहा है, इन्फोर्समेंट की डेट पूछ रहा है या फिर अडॉप्ट या इनेक्ट की यहाँ पे डेट पूछी जा रही है। ठीक है, तो डेफिनेटली जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने काफी अच्छे अच्छे काम किए हैं पिछले 75 साल के अंदर। विशाखा गाइडलाइंस आप देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंट बन जाती है, राइट। उसी तरह से कल देखो 26 नवंबर भी था, तो कहीं ना कहीं हमारे उस समय के जो जो जवान थे बेसिकली, ठीक है ना, तो उनको डेफिनेटली याद करते हैं हम कि इंपॉर्टेंट एक इवेंट हुआ था, देश की रक्षा के लिए अपनी जान गंवाई थी, राइट। उसी तरह से आप और भी मुद्दे यहाँ पे देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की डिस्कशन। डेट है आज की 27 नवंबर 2023 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन के अंदर। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे कल भी डिस्कस हुए, ठीक है, कल करंट अफेयर्स एज इन कल न्यूज़पेपर के अंदर काफी अच्छे अच्छे मुद्दे थे, तो उनको भी हम आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है, दैट इज विद रिगार्ड्स टू लचित दिवस। देखो, क्या आपने लचित बोरफुकन का नाम सुना है? शायद नहीं सुना होगा। और एक्चुअल में ना, इनकी पिछले कुछ सालों से चर्चा इसीलिए हो रही है कि हमारी जो हिस्ट्री बुक्स है ना, उसने हमारे ऐसे योद्धा रहे हैं जिनका शायद नाम उनमें नहीं है, पर उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था, जिनमें से एक लचित बोरफुकान जी हैं। अब एक्चुअली इनके बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है ना कि अगर आप नोटिस करोगे तो मुगलों का एम्पायर जो था इंडिया में बहुत बड़ा हमें देखने को मिलता है। और इनकी कोशिश थी कि हम ना थोड़ा ईस्ट एशिया की तरफ भी एक्सपेंड करें, तो वहां से असम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट बन जाता था आगे अपने आप को बढ़ाने के लिए। पर असम के अंदर था अ होम किंगडम, राइट। अ होम किंगडम में ना बहुत सारे अटैक किए गए होम किंगडम के ऊपर ताकि उसको कैप्चर किया जा पाए मुगल्स के द्वारा। स्टार्टिंग ये हो जाती है जहांगीर के टाइम से ही, पर औरंगजेब के टाइम के ऊपर तो बहुत सारे अटैक्स देखने को मिलते हैं। पर ऐसा बताया जाता है कि 17 बार अटैक करने के बावजूद मुगल्स के, ये जो होम किंगडम था ना, ये ये मतलब मुगल्स को नहीं आगे बढ़ने देता एंड मुगलों को बार बार हराता है। और इसी जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, यहाँ पर जो एसएमएस जनरल थे, उन्हीं का नाम है लचित बरफुकान। इसीलिए यहाँ पे हम सेलिब्रेट क्या करते हैं, लचित दिवस सेलिब्रेट किया जाता है इन होम जनरल के लिए, ठीक है ना। तो हिस्ट्री बुक्स में इनकी जो एक तरह से वीर गाथा है, उसको यहाँ पे ज्यादा मेंशन नहीं किया हुआ। अभी धीरे धीरे इनकी प्रोमिनेंस बढ़ा रही है हमारी जो सरकार है, तो डेफिनेटली इस तरह के जो योद्धा हैं जिनका हम हिस्ट्री के अंदर ज्यादा जिक्र नहीं करते, उनके बारे में हमें अच्छे से पता होना चाहिए। थोड़ा मैं आपको होम किंगडम के बारे में और बताऊं, तो आज का जो असम वाला एरिया है वहां पर इनका रूल था स्टार्टिंग फ्रॉम 13th सेंचुरी टू अर्ली 19th सेंचुरी। हमें इनका स्प्रेड देखने को मिल जाता है। जैसा मैं आपको बताया, इनका मुगल्स के साथ काफी लंबा कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चला, ठीक है ना। तो एक स्टार्टिंग 1662 में भी एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ठीक है ना। पर एक जो इंपॉर्टेंट जो था ना, दैट इज 1671 की बैटल, जिसको बैटल ऑफ सराई घाट भी बोला जाता है। इसी पर्टिकुलर बैटल के अंदर जो लचित बरफुकान जी थे, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। हालांकि इसके एक साल बाद उनकी इलनेस की वजह से डेथ हो जाती है, पर जब तक वो थे तब तक उन्होंने कंप्लीटली मतलब ना कि मुगलों को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने दिया, उनका बहुत ही डटकर यहाँ पे मुकाबला किया। तो ये जो पर्टिकुलर चीज थी ना, आप नोटिस करोगे, एक तरफ तो औरंगजेब हो गया, ठीक है, मुगल किंग हो गया। उसी तरह से जहाँ अगेंस्ट इनके थे वो है होम किंग जो है स्वर्गदेव चक्रध्वज सिंघा। ये वहां के किंग थे। तो औरंगजेब ने भेजा किसको? औरंगजेब ने भेजा राजा राम सिंह वन को, जो कि जयपुर के थे। और अगर अदरवाइज
होम किंगडम की तरफ से कौन थे, वो आपके थे लचित बर्फुकान जी। तो ये जब जब हमें लड़ाई देखने को मिलती है बैटल ऑफ सरायघाट और होम किंगडम के बीच में, तो असासमी जनरल जो थे ना, उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। तो लचित बर्फुकान के बारे में आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है ना। साथ में अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर ना ये गुरिल्ला टैक्टिक्स को प्रेफर करते थे। एक्चुअल में आप समझो, मुगल की जो आर्मी थी ना, वो अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ी थी, बट ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ इधर होम किंगडम की, तो उतनी ज्यादा बड़ी आर्मी हमें नहीं देखने को मिलती। तो ऐसे टाइम के ऊपर ना वो गुरिल्ला वारफेयर का यूज करते थे। अब ये क्या चीज होती है, देखो जब भी ना कहीं जैसे फॉर एग्जांपल इन होम किंगडम के जो लोग हैं, इनको अच्छे से पता होता था वहां की लोकल ज्योग्राफी के बारे में। पता होता था कहाँ पर हिल्स हैं, कहाँ पर क्या चीजें हैं, सब तो सारा जो आपका लैंडस्केप हो गया, सारे ट्रेन की इनको अच्छी जानकारी होती थी। तो इस वजह से ना, और इनकी क्योंकि छोटी आर्मी है, तो कहीं ना कहीं इनकी मूवमेंट भी फास्ट होती थी। तो एक्चुअल में थोड़ा छुपकर, थोड़ा एक तरह से सरप्राइज अटैक्स यहाँ पे किए जाते थे इनके द्वारा। आप लोगों ने ना शायद ये पहले भी हिस्ट्री में सुना होगा सर, कहाँ पर, शिवाजी के द्वारा। शिवाजी ने भी बहुत ज्यादा गुरिल्ला वारफेयर को यूज किया था मुगल्स के अगेंस्ट, आपके जो मराठवाड़ा के अंदर हो गया। तो सिमिलरली लचित बर्फुकान जी के द्वारा भी गुरिल्ला वारफेयर को, जहां पर सरप्राइज अटैक होता था, सामने मुगल्स की आर्मी आती थी और अचानक से सरप्राइज हो जाती कि ये क्या हो गया। इनकी मूवमेंट बहुत स्लो होती थी, जो आपके मुगल एम्पायर के जो लोग थे। बट ऑन द अदर हैंड जो यहाँ पर लोकल लोग थे, होम किंगडम के लोग थे, ये बहुत तेजी से मूव करते थे एंड अकॉर्डिंगली इस तरह से पछाड़ देते थे मुगलों को। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो डेफिनेटली इनका बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत ही ब्रेवरी, करेज और इंटेलिजेंस के साथ ये लड़े हैं। तो इनके बारे में हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए। और लचित दिवस के बारे में भी उन्हीं को ही याद करने का एक यहाँ पर तरीका हमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे चलते, दैट इज माडिगा कम्युनिटी। देखो जब हम बात करते हैं ना माडिगा कम्युनिटी की, तो अभी थोड़ा न्यूज में था बिकॉज ऑफ तेलंगाना। अभी प्रधानमंत्री जी ने प्रॉमिस किया है कि माडिगा कम्युनिटी के अगेंस्ट जितने भी कुछ इश्यूज हुए हैं, एंड साथ ही साथ माडिगा कम्युनिटी को और बेहतर ढंग से रिप्रेजेंट करने के लिए सब कैटेगराइजेशन होगा विद इन द शेड्यूल कास्ट। मैं समझाता हूँ। देखो माडिगा कम्युनिटी की जब मैं बात करता हूँ ना, तो माडिगा शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में आती है। अब आप बोलोगे सर शेड्यूल कास्ट में तो रिजर्वेशन होता है, बिल्कुल ठीक बात है। पर एक्चुअल में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो जो रिजर्वेशन के बेनिफिट्स हैं, ऐसा बताया जाता है कि वो मारडिगा कम्युनिटी को नहीं मिल पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ एक कम्युनिटी है माला कम्युनिटी, जो ज़्यादातर बेनिफिट्स थे ना, वो ज़्यादातर माला कम्युनिटी को मिलते रहे। रीज़न भी कि माला कम्युनिटी थोड़ी अच्छी है, मतलब अच्छी इन द सेंस कि थोड़ा ठीक ठाक पैसा है उनके पास एज कम्पेयर टू मारडिगा कम्युनिटी। तो कहीं ना कहीं जो हो रहा है ना, जो रिजर्वेशन का बेनिफिट सबको मिलना चाहिए, वो रिजर्वेशन का बेनिफिट माडिगा कम्युनिटी को मिला ही नहीं, या फिर मैं कह लो कि बहुत कम मिला। तो इनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो आपने बोल तो दिया कि शेड्यूल कास्ट को बेनिफिट देंगे, पर उसमें भी तो फर्दर सब कैटेगराइजेशन करो। ऐसा नहीं ना होना चाहिए कि बेनिफिट सिर्फ एक ही कम्युनिटी को मिले। तो यहाँ पर ना मेडिकल कम्युनिटी के बारे में भी अच्छी बात यहाँ पे करी जा रही है कि ऐसा प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि सब कैटेगराइजेशन करी जाएगी, एक कमेटी इसके रिगार्डिंग देखेगी, और इनको जो भी इनके हक होंगे ना, इनको हक उनके दिलवाए जाएंगे। सर ये मेडिकल कम्युनिटी है क्या? देखो आप अगर तेलंगाना की बात करो, आंध्र प्रदेश और कर्नाटका, इन तीन राज्यों के अंदर तो बहुत ज्यादा पॉपुलेशन में देखने को मिल जाएगी। थोड़ी पॉपुलेशन आपको तमिलनाडु में भी देखने को मिलती है, और पार्ट्स में भी है। पर दीज आर द थ्री मेजर स्टेट्स, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, जहां पर इनकी अच्छी खासी पॉपुलेशन है। इवन अगर मैं बात करूँ ना शेड्यूल कास्ट के अंदर, तो लगभग जो 50% शेड्यूल कास्ट के अंदर जो कम्युनिटी बिलोंग करती है, वो आपकी मारडिगा कम्युनिटी ही है। देखो आपने ना जो देखे होंगे, जो लोग कुछ एग्रीकल्चर का काम करते हैं मारडिगा कम्युनिटी के जो लोग हैं, पर ज्यादातर जो काम होता है ना, वो चमड़े का काम होता है, जो लेदर वर्क वगैरह होता है, वो यहाँ पर इनके द्वारा किया जाता है। कुछ छोटे हैंडीक्राफ्ट्स हो गया, उनके अंदर यहाँ पे मारडिगा कम्युनिटी यहाँ पे काम करती है। तो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ है इनके साथ, उसको ठीक करने का ही अब तरीका कोशिश की जा रही है। शेड्यूल कास्ट के अंदर लाकर इनको कुछ बेनिफिट्स दिए गए, पर उतने बेनिफिट्स नहीं मिल पाए जितने शायद इनको मिलने चाहिए थे। 2011 सेंसस की बात करें तो मारडिगा कम्युनिटी की पॉपुलेशन लगभग 67 लाख आपको देखने को मिल जाएगी, और टोटल शेड्यूल कास्ट का 50% यहाँ पे मारडिगा कम्युनिटी है। तो ये पॉइंटर्स आपको थोड़े पता होने चाहिए, राइट। आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सेंटर गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट्स सर्ट इन फ्रॉम आरटीआई एक्ट। देखो पहले आप मुझे बताओ, क्या आप लोगों को आरटीआई एक्ट पता है? बिल्कुल सर, आरटीआई इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। यहाँ पर ना आपकी जो सरकारी संस्थाएं होती हैं, ठीक है, वहां से आप कहीं ना कहीं अगर लगता है कि हाँ यार जो इन्फॉर्मेशन आप वहां से ले सकते हो, एंड अकॉर्डिंगली वो इन्फॉर्मेशन पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर होती है, तो डेफिनेटली पब्लिक को उसका फायदा होता है। बिल्कुल ठीक बात है। तो उसी तरह से ना हमारे पास एक संस्था है जिसका नाम है सर्ट इन। सर्ट इन क्या है? ये आपका है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम इंडिया, ठीक है ना। तो ये सर्ट इन है।
अब आप जानते हो कि जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर भी बहुत सारे आपको साइबर अटैक्स आपको देखने को मिल जाते हैं। अब उन साइबर अटैक्स को हम कैसे प्रिवेंट करें, ठीक है ना? अगर मान लो हो गया है तो कैसे उसको रिस्पॉन्ड करना है, कितनी जल्दी हम उसको ना रिस्पॉन्स करते कहीं न कहीं वापस से हम उसकी रिकवरी कर पाएँ, वापस से चीज़ें काम अच्छे से कर पाएँ एंड लोगों के अंदर अच्छे से सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अवेयरनेस, ये साइबर सिक्योरिटी के रिगार्डिंग अवेयरनेस जनरेट करना, डैमेज कम हो इन साइबर अटैक्स के, ये सारा काम किसका है? सर ये सारा काम है आपकी सर्ट इन का, ठीक है? सर्ट इन की जब मैं बात करता हूँ ना, तो ये आपकी जो मीटी मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके अंतर्गत काम करती है। काम वही है इंसिडेंट प्रिवेंट करें, रिस्पॉन्स सर्विसेज दें, ताकि कहीं न कहीं ना मिनिमम से मिनिमम डैमेज हो, रिकवरी टाइम कम हो एंड अकॉर्डिंगली सिक्योरिटी अवेयरनेस लोगों के अंदर आती रहे। ठीक है? उसी तरह से जो हमारा जो आईटी एक्ट 2008 है ना, उसके अंदर भी सेम यही बातें लिखी गई हैं कि इन्फॉर्मेशन बढ़ाओ इसके रिगार्डिंग हो गया, ठीक है ना? पहले से ही ध्यान में रखो कि कुछ होने तो नहीं वाला, इमरजेंसी मेजर्स होने चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, गाइडलाइंस इश्यू करी जाएँ आपके अलग-अलग एजेंसीज़ को और इस तरह के जो भी फंक्शंस होते हैं ना, वो सारे आपका सर्ट इन ही यहाँ पे देखता है, ताकि इंडिया की जो सिक्योरिटी है, इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो अकॉर्डिंगली बनी रहे, यही इसका काम है। चलो सर सर्ट इन समझ आ गया हमें, ठीक है? क्या समझ आ गया? सर्ट इन समझ आ गया, आरटीआई एक्ट समझ आ गया, ठीक है? अब यहाँ पर ये मतलब क्या हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जेम्प्ट्स सर्ट इन फ्रॉम आरटीआई। देखो समझने की कोशिश करना, आरटीआई एक्ट के अंदर ना आपके अलग-अलग शेड्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक बात है। उसके अंदर एक सेकंड शेड्यूल है, ठीक है? इस सेकंड शेड्यूल के अंदर ना उन एजेंसीज़ का नाम है जो एग्जेम्प्टेड है, एग्जेम्प्ट मतलब उनको जानकारी देने की ज़रूरत नहीं है। सर कुछ एग्ज़ाम्पल बताएँगे? बिल्कुल, आपने रॉ का नाम सुना है? रॉ तो बिल्कुल जानते हैं सर, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। कल को आप ऐसा नहीं कह सकते कि मुझे रॉ की इन्फॉर्मेशन जाननी है, ठीक है ना? वहाँ पे आप आरटीआई नहीं डाल सकते, वरना दिक्कत हो जाएगी। आपने डीआरडीओ का नाम सुना है? हमारे डिफेंस के लिए सर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गनाइज़ेशन है, बहुत अच्छा-अच्छा काम करती है ये। वहाँ पर आप आरटीआई डाल के इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, ठीक है ना? कुछ क्योंकि वो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा हो गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो हो गया। आपके इस तरह से अलग-अलग टोटल ना आपकी डिफरेंट और एजेंसीज़ हैं जहाँ पर आरटीआई एप्लीकेबल नहीं होता। क्या ये बात समझ पाए? तो सेकंड शेड्यूल के अंदर ना इस तरह से पूरी लिस्ट गिवन है। तो अभी तक ना ऐसी 26 एजेंसी थी, जैसे रॉ, डीआरडीओ, आईबी हो गया, आपका एनटीआरओ हो गया, डीआरआई हो गया, डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, इस तरह से टोटल 26 आपको देखने को मिलती थी। तो 26 के अंदर एक हमने और ऐड कर दिया, किसको ऐड कर दिया? सर्ट इन को ऐड कर दिया। तो आज के समय के ऊपर 27 ऐसी ऑर्गनाइजेशन आपको शेड्यूल 2 के अंदर देखने को मिल जाएँगी, जो आरटीआई के परव्यू के अंतर्गत नहीं आती हैं। इज़ दैट क्लियर? ठीक है। अब देखो बाकी आरटीआई के बारे में वैसे तो मैंने आपको पिछले दिनों डिस्कस किया ही था कि आरटीआई होता क्या है, बट एक छोटा-सा रिकैप कर लेते हैं, ठीक है? अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हो तो आई एम श्योर आपको ये पता होगा कि यहाँ पे आरटीआई इसीलिए लेके आया गया था ताकि ना इन्फॉर्मेशन देखो आजकल तो बहुत इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए भी, अदरवाइज़ आपको ना अगर लोगों को अकाउंटेबल अपने जो हाँ, सिविल सर्वेंट्स हो गया या फिर आपके जो पॉलिटिकल एग्ज़ेक्युटिव हो गया, उनको यहाँ पे अकाउंटेबल ठहराने के लिए अपने आप में राइट टू इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस एक्ट के माध्यम से कोशिश यही थी कि ना जो आपकी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, वो वॉलंटरी डिस्क्लोज़ करें चीज़ें। अपने आप से चीज़ें बताएँ कि हमारे पास क्या-क्या है, कितना पैसा कहाँ पे खर्च हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन उनके यहाँ पे वेबसाइट पे ऑलरेडी होनी चाहिए। अगर नहीं होती है, तो अकॉर्डिंगली आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन सीक कर सकते हो, ठीक है ना? तो इस तरह से पूरी चीज़ें वर्क करती हैं। पर ठीक है ना? तो ये आप पढ़ भी सकते हो ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए। पर बहुत जगह के ऊपर ना यहाँ पे कुछ इसकी एक्सेप्शंस हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पर देश की सॉवरेनिटी हो गया, अखंडता हो गया इसकी बात करें, ठीक है ना? अगर आपको मान लो हमारे फॉरेन स्टेट के साथ रिलेशनशिप इफ़ेक्ट होते हैं, वहाँ पर आपको रोका जा सकता है। हमारे देश की सिक्योरिटी के लिए हो गया, इनसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस हो गया या फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट वाले केस के अंदर इसको यहाँ पे रोका जा सकता है इस इन्फॉर्मेशन को। कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन जो आपका ट्रेड सीक्रेट हो, उसको यहाँ पे देने से मना किया जा सकता है। कैबिनेट पेपर्स को मना किया जा सकता है। कुछ आप पर्सनल इन्फॉर्मेशन सर्च कर रहे हो, जो कि कोई पब्लिक इंटरेस्ट आपका सर्व नहीं कर रहा, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन रोकी जा सकती है। आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन देने से मना किया जा सकता है जहाँ पर मान लो पार्लियामेंट का प्रिविलेज का ब्रीच होता है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर की प्रिविलेज का ब्रीच होता है। तो ये सारे अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं जहाँ पर ये मना किया जा सकता है। एक सेक्शन 8(2) भी है जो बेसिकली बात करता है कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यहाँ पर अगर मान लो कुछ एग्जेम्प्टेड है ना, पर उस पर्टिकुलर चीज़ से कहीं न कहीं पब्लिक्स जो इंटरेस्ट है, वो अच्छे से सर्व होता है, तो वहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी जा सकती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे आपको आरटीआई एक्ट के बारे में पता होने चाहिए, तो ये कुछ आइडिया था। एक ना आप याद रखना, एक हमारे पास ना बूडापेस्ट कन्वेंशन भी है, ठीक है? तो बूडापेस्ट कन्वेंशन के अंदर ना, यहाँ पर फ़ोकस ये होता है कि सारी कंट्रीज़ मिलकर आपस में एक तरह से डिस्कस करें, दुनिया भर में कैसे कोऑर्डिनेशन करना है
पर इंडिया, क्योंकि ना जब ये बुडापेस्ट कन्वेंशन बन रही थी उसकी ड्राफ्टिंग के टाइम के ऊपर इंडिया का पार्टिसिपेशन नहीं था, तो एक्चुअल में इंडिया ने इस बुडापेस्ट कन्वेंशन को साइन नहीं कर रखा। अपने आप में स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखिएगा कि इंडिया हैज नॉट साइंड बुडापेस्ट कन्वेंशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, राइट। आगे चलते हैं, जीन थेरेपी फॉर सिकल सेल डिजीज। देखो पिछले दिनों एक ऑफलाइन स्टूडेंट ने मेरे से पूछा भी था सिकल सेल डिजीज के बारे में, तो थोड़ा सा आइए इसको हम जानने की यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आखिर पहली बात तो सिकल सेल डिजीज है क्या, फिर जीन थेरेपी तो बाद में आ जाएंगे। पहले इस बात को समझो कि आखिर सिकल सेल डिजीज होती क्या है। देखो, जब हम बात करते हैं ना आपके ब्लड की, तो आपको आरबीसीज देखने को मिलते हैं, रेड ब्लड सेल्स की जिनकी मैं बात करता हूँ। इन आरबीसीज को ना एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अब आरबीसीज का काम क्या होता है सर? देखो आरबीसीज के दो काम होते हैं। पहला मेजर काम होता है इनका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है। तो आरबीसीज के माध्यम से क्या होता है कि आपका जो ऑक्सीजन है लंग्स से, तो लंग्स से जो ऑक्सीजन होता है वो आपके अलग अलग टिश्यूज तक पहुंच जाता है, ठीक है। तो एक्चुअल में ना जो हेमोग्लोबिन होता है, तो हेमोग्लोबिन ही एक्चुअल में ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर जाता है, एंड अकॉर्डिंगली क्या होता है फिर लंग्स के साथ साथ मतलब स्टार्ट होते वो अलग अलग टिश्यूज जहां पर भी ऑक्सीजन चाहिए होता है वहां तक पहुंच जाता है। साथ में ही आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसके रिमूवल के अंदर भी ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे काम करता है। तो इस तरह से आरबीसीज का वर्क होता है, ठीक है। तो नॉर्मली ना जो हम अगर आरबीसीज को देखें तो नॉर्मली आरबीसीज आपको इस तरह के देखने को मिल जाएंगे। ये इसकी ना शेप देखना, ये थोड़े सर्कुलर भी आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं बेसिकली, जब मैं बात करूं इनको तो फ्लेक्सिबल शेप के आपको देखने को थोड़े मिल जाते हैं, डिस्क शेप भी कुछ कह सकते हो। पर कहीं ना कहीं अगर मान लो इनकी शेप के अंदर चेंजेस आ जाते हैं, तो ये हो जाते हैं कौन सी शेप के सर? सिक्कल शेप के। सिक्कल शेप मतलब ये कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाते हैं, इस तरह से, समझे इस बात को? तो इस तरह के होंगे तो कहीं ना कहीं आपकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन ब्लड वेसल्स के अंदर ये क्या होंगे, अटक जाएंगे। उनके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर अटक जाएंगे तो क्या हो जाएगी सर? उससे उससे हो जाएगी आपकी ब्लॉकेज। ब्लॉकेज हो जाएगी तो वहां पर प्रॉपरली ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, फिर उन एरियाज के अंदर आपकी होती है पेन, दर्द होती है, बहुत ज्यादा थकावट होती है आपको। तो ये सारे इश्यूज देखने को मिल जाते हैं। एंड अकॉर्डिंगली अगर मान लो कुछ बहुत ज्यादा हो जाता है तो कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपको यू नो ऑर्गन फेलियर भी हो सकते हैं, इस तरह की बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। गेटिंग द पॉइंट? ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो सिकल सेल है ये क्या है? एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। बात समझ पाए या नहीं समझ पाए? ठीक है। तो एक्चुअल में ना हमने अभी जो बात करी है कि ये होती है सिकल सेल डिजीज, उसी के लिए ना हमारी एक जीन थेरेपी देखने को मिल जाती है। मैंने बताया ना जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो कहीं ना कहीं इसको फिर ठीक भी किया जा सकता है। बिल्कुल इसको ठीक भी किया जा सकता है। कैसे? उसी के लिए एक थेरेपी बनी है जिसका नाम है कास GEVI। ये नाम आप ध्यान में प्लीज रखिएगा। क्या नाम मैंने बताया? कास GEVI। ये जो पर्टिकुलर चीज है ना यही एक जीन थेरेपी है जिसको यूके के ड्रग रेगुलेटर ने अभी अप्रूव किया है, जो वर्क करता है अगेंस्ट सिकल सेल डिजीज एंड थैलेसीमिया। थैलेसीमिया भी बता दूंगा, पर अभी सिकल सेल डिजीज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो ये जो पर्टिकुलर जीन टेक्नोलॉजी है ना, ये जीन एडिटिंग है। बेसिकली जो खराब वाला है ना जीन, उसको एडिट कर दिया जाएगा, फॉल्टी जीन को हम एडिट कर देंगे जिससे कि ब्लड डिसऑर्डर होते थे, तो कहीं ना कहीं इससे पर्सन जो है वो अच्छे से क्योर हो जाएगा। यही यहाँ पे फोकस हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली जो आपका अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन था ना, उसको यहाँ पर हम हटाने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। दैट इज द मेजर पर्सपेक्टिव है। तो जो भी आपका एरर होता है उसको यहाँ पे सिकल सेल डिजीज होती है, उस वजह से थैलेसीमिया होता है, तो इस पर्टिकुलर थेरेपी के अंतर्गत क्या होता है, पेशेंट के खुद के ब्लड स्टेम सेल्स को लिया जाता है जिसको एडिट किया जाता है यूजिंग CRISPR-Cas9। ये आपको टेक्नोलॉजी आई एम श्योर आपने साइंस टेक्नोलॉजी में पढ़ रखी होगी। तो इस थेरेपी के माध्यम से ना एक पर्टिकुलर जीन है, ये नाम भी आप ध्यान में रखो, BCL11A। इस जीन को टारगेट किया जाता है, जो कि एक्चुअल में ना आपके फीटल से अडल्ट होमोग्लोबिन के स्विच करने के अंदर क्रूशियल होता है। एक्चुअल में समझना फर्क, एक होता है आपका फीटल हेमोग्लोबिन, एक होता है आपका अडल्ट हेमोग्लोबिन। जो फीटल हेमोग्लोबिन होता है ना, ये हर किसी के अंदर बर्थ के टाइम प्रेजेंट होता है, नेचुरली प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर ना फीटल हेमोग्लोबिन के अंदर कोई भी अबनॉर्मलिटीज, कोई भी दिक्कतें नहीं होती। अडल्ट के अंदर दिक्कतें आ जाती हैं, डिसऑर्डर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो ये जो जीन होता है ना, यही रिस्पॉन्सिबल होता है इसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। तो इस पर्टिकुलर थेरेपी के माध्यम से हम इसको रोकने की कहीं ना कहीं कोशिश कर रहे हैं, ताकि अकॉर्डिंगली जो फीटल हेमोग्लोबिन है ना उसकी मदद से हम आपको जो ट्रीटमेंट है वो प्रॉपर्ली यहाँ पे प्रोवाइड हो पाए। तो बॉडी मैकेनिज्म को ही यूज किया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा फीटल हेमोग्लोबिन को प्रोड्यूस किया जा पाए, एंड अकॉर्डिंगली इनकी दोनों की जो कंडीशंस के, आपके थैलेसीमिया भी आपका सिकल सेल, उनको यहाँ पे हम प्रॉपर्ली ट्रीट कर पाए। तो ये यहाँ पे ना मैंने एक्चुअली पूरा प्रोसेस दिया हुआ है कि कैसे कैसे ये थेरेपी काम करती है,
ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहला प्रोसेस होता है कि आपके ब्लड के स्टेम सेल्स यहाँ पे लिए जाते हैं आपके बोन मैरो से, उससे ब्लड को फिल्टर किया जाता है अलग अलग कंपोनेंट्स के अंदर, फिर अकॉर्डिंगली सेल्स को मैन्युफैक्चरिंग साइट पे भेजा जाता है जिसके लिए लगभग 6 महीने लग जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं ट्रांसप्लांट से पहले क्या होता है, एक मेडिसिन दी जाती है डॉक्टर के द्वारा, फिर पेशेंट को कुछ महीने तक यहाँ पे रहना पड़ता है वहाँ पे ट्रांसप्लांटेशन के टाइम, एंड अकॉर्डिंगली ये सारा प्रोसेस वर्क करता है। ठीक है ना। तो उतना प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको बाकी चीज़ें इंपॉर्टेंट यहाँ पे पता होनी चाहिए। जैसे हीमोग्लोबिन आप जानते होंगे, एक प्रोटीन आपको आरबीसी के अंदर देखने को मिल जाएगा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। फीटल हीमोग्लोबिन के बारे में बता दिया, अडल्ट हीमोग्लोबिन में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब देखो सिकल सेल डिजीज भी मैंने आपको ऐसे बता ही दिया कि एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि किस तरह से ब्लड वेसल्स के अंदर मतलब फ्लो नहीं हो पाता, बिकॉज उनकी जो शेप होती है ना, वो शेप यहाँ पे बदल जाती है, जिस वजह से आपका इफेक्ट होता है अलग अलग तरह से। ऐसा बताया जाता है कि हर साल इंडिया के अंदर लगभग 30,000 से 40,000 बच्चों को ये पर्टिकुलर चीज देखने को मिल जाती है, तो अपने आप में काफी कंसर्निंग सिचुएशन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पेरेंट्स से आपको ये चीज़ हो सकती है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं बात करता हूँ थैलेसीमिया की, तो थैलेसीमिया भी इनहेरिटेड होती है, आपके पेरेंट्स से आपको हो सकती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जब बॉडी आपका एनफ प्रोटीन नहीं करती जैसे बनाती है, जिसको हीमोग्लोबिन बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे यहाँ पे दिक्कतें हो जाती हैं। इस केस में होता क्या है थैलेसीमिया के अंदर, थैलेसीमिया के अंदर ना आपको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है। आपने भी देखा होगा ना कि कुछ लोगों को जिंदगी भर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है, तो वही कंडीशन को हम बोल सकते हैं थैलेसीमिया यहाँ पे बोलते हैं। कई बार ना पता क्या होता है, जब क्योंकि आप ट्रांसफ्यूजन करवाते जा रहे हो, उस वजह से आपकी बॉडी के अंदर आयरन का अकुमुलेशन हो जाता है, आयरन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। फिर क्या होता है, फिर चलेशन के माध्यम से, चलेशन होता है एक तरीका होता है जिसके माध्यम से आप जो अपनी ब्लड स्ट्रीम में से हैवी मेटल्स को निकालते हो। तो अगर आयरन एक्यूमुलेट हो गया ना, तो यहाँ पर इस माध्यम से आप क्या करोगे, इस चीज को रिमूव करोगे। कई बार किसी की बॉडी के अंदर जैसे लेड हो गया या मरकरी हो गया, अगर मान लो वो बढ़ जाता है, तब भी यहाँ पर चिलेशन का मेथड यहाँ पे यूज होता है। इंडिया के अंदर दुनिया भर के लार्जेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन देखने को मिलता है जो कि थैलेसीमिया से अफेक्टेड हैं, लगभग 1 से 1.5 लाख आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे रिगार्डिंग आपको सिकल सेल डिजीज पता होने चाहिए। उसी तरह से थैलेसीमिया के अंदर भी ना सेम ही चीज हमें देखने को मिलती है कि आपके जो आरबीसीज हैं वो थोड़े आपको माल फॉर्म देखने को मिल जाएंगे। तो ये आई होप आपको थैलेसीमिया, आरबीसीज और आपको सिकल सेल डिजीज और जो जीन थेरेपी थी इसका समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, एक मैंने आपको होमवर्क दिया था एमजी नरेगा के रिगार्डिंग। तो एक्चुअल में थोड़ा ना एमजी नरेगा के रिगार्डिंग एक न्यूज़ आई थी जहां बताया गया था कि एमजी आर ईजीएस के अंदर जो ऑडिट होता है वो 50% क्रॉस किया है लोकल बॉडीज के इन जस्ट 6 स्टेट्स। तो अपने आप में ना जो ऑडिट होता है वो ढंग से हो नहीं पा रहा, ये यहाँ पर हमें ये न्यूज़ बता रही है। थोड़ा सा हम महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये समझो यहाँ पर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व कौन सी है, हमारी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इसको इनेक्ट किया गया था 2005 के अंदर। यहाँ पर गारंटी करता है क्या, 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर टू अडल्ट मेंबर ऑफ एनी रूरल हाउस होल्ड। देखो मिनिस्ट्री कौन सी है, रूरल डेवलपमेंट ना, तो रूरल हाउस होल्ड की यहाँ पे बात हो रही है जो कि अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने के लिए रेडी होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको ना एक लॉ बना दिया ना, एक्ट बना दिया, तो कहीं ना कहीं आपकी लीगल गारंटी होगी आपकी एम्प्लॉयमेंट की। अगर मान लो आपको नहीं मिलता रोजगार तो क्या होगा, तो बेरोजगारी जो भत्ता होता है अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, वो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 15 दिनों के अंदर। साथ ही साथ ग्राम सभा का यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। ग्राम सभा ही कामों को रिकमेंड करती है, 50% वर्क कम से कम इनके द्वारा एग्जीक्यूट किए जाने चाहिए, और यही कामों को मॉनिटर करती है कि कैसा काम यहाँ पे चल रहा है। साथ में ही यहाँ पे इन जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ पे क्रच की सुविधा, ड्रिंकिंग वाटर, फर्स्ट एड, ये सारी सुविधा हमें देखने को मिलती है। ये क्या है, ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जहाँ पर जो पैसा है आपका सेंटर और स्टेट्स के बीच में शेयर किया जाता है। एक्चुअली में अगर आप नोटिस करोगे ना, तो शेयरिंग कुछ इस तरह से होती है। अगर मान लो अनस्किल्ड लेबर है पूरा, तो वहाँ पे पूरा शेयर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का आएगा। थोड़ा आपका सेमी स्किल टाइप जो काम होते हैं या फिर मटेरियल का कॉस्ट होता है, वहां पर सेंट्रल का शेयर होता है आपका 75% और स्टेट का हो जाता है 25%। बाकी और चीज़ों के अंदर दोनों चीज़ें शेयर करते हैं। जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस यहाँ पे आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट शेयर करेगी, जो बेरोजगारी भत्ता है वो कहीं ना कहीं आपका स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे देगा। उसी तरह से सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट गारंटी काउंसिल का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, और बाकी जो स्टेट के होते हैं काउंसिल्स, वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे पैसा देती है। उसी तरह से यहाँ पे सोशल ऑडिट्स यहाँ पे कंडक्ट किए जाते हैं ताकि देख पाए कि स्कीम कैसा काम कर रही है, कैसे तो नहीं कि पैसा गड़बड़ी की जा रही है पैसे की, ठीक है ना, काम कुछ हो नहीं रहा और पैसा बस उसका ही घोटाला चल रहा है। इसके रिगार्डिंग सोशल ऑडिट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बाकी कैग के द्वारा भी इसकी गाइडलाइंस यहाँ पे बताई गई थी कि कैसे यहाँ पे सोशल ऑडिट होना चाहिए। आप क्वालिटी चेक करो इंफ्रास्ट्रक्चर की, वेजेस के रिगार्डिंग चीजें चेक करो, कुछ डेविएशन हो रही है तो उनको यहाँ पे बताओ।
साथ में अगर आपकी कुछ शिकायतें हैं तो एक उसके लिए ऑम्बुड्सपर्सन भी है जो आपकी शिकायतों को सुनेगा, ठीक है, इंक्वायरी कंडक्ट करेगा एंड अकॉर्डिंगली यहाँ पे क्या उसका इन दी एंड क्या उसका निष्कर्ष निकलता है ये भी उसके द्वारा यहाँ पे बताया जाएगा। तो बेसिकली मैंने आपको जो होमवर्क दिया था एमजी नरेगा के बारे में, आप समझ गए होंगे कि हाँ जी बिल्कुल 2005 में ही इसको इनेक्ट किया गया था और एक सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। ये स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल करेक्ट है। डब्ल्यूएचओ के रिगार्डिंग जो होमवर्क बताया था आपको 1948 में फाउंड की गई थी, यूएन की स्पेशल एजेंसी है हेल्थ के रिगार्डिंग। सेकंड स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्ट। पहला कह रहा है कंबाला अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, बिल्कुल गलत है। यहाँ पे हमारा मेजरली सदर्न इंडिया के अंदर देखने को मिल जाता है, स्पेशली कर्नाटका के अंदर। तो ये बातें आपको पता होनी चाहिए। तो आज का आपका होमवर्क रहेगा ये सारे टॉपिक्स के रिगार्डिंग, जिनका मुझे आप नीचे कमेंट्स में आंसर बताओगे कि आपके हिसाब से कौन सा ठीक है एंड कौन सा गलत है। साथ में ही जो हम एमसीक्यू डिस्कस करते हैं उसके रिगार्डिंग दो होमवर्क्स हैं। पहला है आपका होमवर्क विद रिगार्ड्स टू सेमीकंडक्टर एंड दूसरा आपको होमवर्क रहेगा जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रेयर डिजीज। आई थिंक सैटरडे या फ्राइडे को हमने पढ़ा था रेयर डिजीज के बारे में। बस चेक करना चाहता हूँ कितना आपको चीज़ें याद है, तो इसका भी नीचे कमेंट्स में आंसर बताइएगा। इसके अलावा मैंने आपको जो होमवर्क दिया था कि ब्लैक सी के अंदर कौन कौन सी रिवर्स यहाँ पे ड्रेन करती हैं, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपकी जो नाइपर रिवर है, ठीक है ना, आपकी नाइस्टर रिवर है, ठीक है, एंड लास्टली आपकी जो डेन्यूब रिवर है, ठीक है, ये रही डेन्यूब रिवर। ये सारी की सारी आपकी ब्लैक सी के अंदर देखने को मिल जाएंगी। एक्चुअली में डेन्यूब रिवर की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो यूरोप के अंदर अगर आप नोटिस करो तो वोल्गा के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट जो रिवर होती है वो आपकी डेन्यूब रिवर ही होती है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप नोटिस करो वोल्गा की, तो वोल्गा रिवर अपने आप में सबसे लंबी रिवर है आपको यूरोप में देखने को जो मिलती है। तो ध्यान रखना ये ब्लैक सी के अंदर नहीं, ये आपकी कैस्पियन सी के अंदर जाके ड्रेन करती है। बाकी जो सारी यहाँ पे लिखी हुई थी ना आपकी, जो पहली तीन है, ये आपकी डेफिनेटली ब्लैक सी के अंदर ड्रेन आउट करती हैं, पर आपकी जो वोल्गा है वो कैस्पियन सी के अंदर करती है। तो एक्चुअली में इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। थोड़ी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन इन चारों रिवर्स के बारे में आपको यहाँ पे दे रखी है, इनको आप पढ़ सकते हो, पर एक बेसिक आइडिया हमने यहाँ पे ले लिया। उसी तरह से मैंने आपको होमवर्क दिया था रिगार्डिंग प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के बारे में, तो थोड़ा सा इसको भी पढ़ लेते हैं। पहली बात तो ये समझो कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत हो पता क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पर हम तीन तरह के लोन्स ऑफर कर रहे हैं। एक का नाम होता है शिशु, एक होता है किशोर, और एक होता है क्या, तीसरा होता है तरुण। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, शिशु के अंतर्गत क्या हो रहा है, 50,000 तक के लोन प्रोवाइड किए जाते हैं। 50,000 से 5 लाख तक के लोन आपके किशोर के अंतर्गत, और तरुण के अंदर आपके 5 लाख से 10 लाख तक के लोन। अब यहाँ पर मुद्रा की आप अगर आप फुल फॉर्म देखो, माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड, तो इसको 2015 के अंदर हमने इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। और यहाँ पर हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री जी के द्वारा बताया गया है कि महिलाओं को, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है, उनको एक मेजर प्रायोरिटी यहाँ पे दी जाती है इस पर्टिकुलर स्कीम के अंदर। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उनको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है कि 10 लाख तक के लोन देना इस पर्टिकुलर चीज के माध्यम से। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि मुद्रा डज नॉट लैंड डायरेक्टली टू एंटरप्रेन्योर्स और इंडिविजुअल्स। क्या अर्थ है इस चीज का, कहने का मेरा मतलब ये है कि मान लो ये मुद्रा है, ठीक है, ये लोगों को डायरेक्टली डील नहीं करती, नहीं। होता क्या है, मुद्रा के थ्रू ना हमारे जो अलग अलग आपके बैंक हो गया, आपके एनबीएफसीज हो गया, आपके माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गया, इनको यहाँ पे पैसा प्रोवाइड करती है। फिर ये इन सभी की जिम्मेदारी है कि इन लोगों तक यहाँ पे पैसा पहुंचे। तो इट डज नॉट लैंड डायरेक्टली, तो बेसिकली यानी कि कह सकते हैं इनडायरेक्टली लैंड करती है, बट डायरेक्टली लैंड इसके द्वारा नहीं किया जाता। और इसके अंतर्गत जो लोन्स होते हैं वो कोलेटरल फ्री लोन्स होते हैं, कोई आपको कुछ चीज गिरवी नहीं रखने की जरूरत। इस चीज के अंतर्गत मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो यहाँ पर जो बातें कर रहा है ना, जैसे फॉर एग्जांपल पहली बात कह रहा है कि डायरेक्टली लैंड नहीं करती, बिल्कुल ठीक बात है। दूसरा कह रहा है कोलेटरल फ्री लोन्स होते हैं, वो बात भी ठीक है। तीसरा कह रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, नहीं, आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हमें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो करेक्ट पूछा था, पहले दो स्टेटमेंट्स करेक्ट है, तो ऑप्शन ए 1 एंड 2 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पीडब्ल्यू ओनली ऑफिशियल पे जाके इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी बेहतर बना सकते हो। तो दोस्तों इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक।